तो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा एप्लीकेशन है बायट सेवर्ट लॉ का। मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a circular current carrying loop, very important, very important, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a circular current carrying loop, एक सर्कुलर लूप के कारण, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, ध्यान देना सेंटर पर नहीं। अभी इसका एक और स्पेशल केस मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर बात करेंगे, हम ये सेंटर पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस पर, along the axis of a circular current carrying loop, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर बात कर रहे हैं, एक्सिस पर, ठीक है। तो जो सेंटर वाला डेरिवेशन है वो छोटा है, बट एक्सिस वाला ये लॉन्ग रेंज में आता, ये हमारा लॉन्ग रेंज में आता, लॉन्ग रेंज 5 मार्क्स में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल और यहां से न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मतलब एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है, लूप मतलब कॉइल है, यहां पर इसको कॉइल बोल सकते हैं, और सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस का मतलब देखिए ऐसे, जे अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसका कुछ सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं यहां से, रेडियस, एक्सिस का मतलब यहां पर, ये एक्सिस है, यहां पर फाइंड, अभी सपोज करो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वहां फाइंड करो। तो मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा इंक डाल ले इसमें, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, एक्सिस का बात, मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ये सेंटर है, जहां फाइंड करना चाहते हैं वो डिस्टेंस सपोज कर लो एक्स है, इसका रेडियस को आप कैपिट कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल ए ले सकते हो, ठीक है। अभी सपोज करिए हम ले लेते हैं रेडियस आर, और ये एक्सिस पर फाइंड कर रहे हैं, किसी के हाथ में कोई सर्कुलर है, सर्कल वाला पहनते ना, कड़ा है कोई ऐसा सर्कुलर लूप, तो दीजिए एक ठो, कहाँ फाइंड करना समझाते हैं, हाँ लाइए, है ना, ये अच्छा है, ठीक है ना, है ना। तो समझ गए, देखिए, तो ये एक सर्कुलर लूप हमारा है, यही सर्कुलर लूप है, कॉइल है, और इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस में, मतलब एक्सिस का मतलब इसका अगर सेंटर यहां है, कहीं सेंटर है, सेंटर पर नहीं फाइंड करना, सेंटर पर फाइंड करेंगे, इसका स्पेशल केस है, ठीक है, ध्यान से इसको समझना। एक्सिस पर फाइंड करना मतलब इस सेंटर से ये जो पेन का ब्लैक वाला पॉइंट है जहां लास्ट हो रहा, सपोज कर लो एक्सिस है ना, यहां इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना, यहां पर फाइंड करना, ठीक है। जैसे ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, आपके तरफ से अगर बात करें ऐसे, ये हम डायरेक्शन दिए ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा, मतलब करंट का फ्लो इधर आ रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे, ये करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, प्रैक्टिकल में ये बात है। अब इसको कैसे दिखाएंगे पेपर में, तो दिखा दिए इस तरीके से। तो ये अलोंग द एक्सिस, इसके एक्सिस पर, यहां जो ये ब्लैक कलर का जो पॉइंट दिख रहा है, ये एक्सिस है, यहां पर फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं, तो बायोट सेवर्ट लॉ का ये कहना है कि आप ना किसी भी कॉइल का, किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, आपको क्या करना होगा,
एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा जिसका नाम क्या है, डीएल। मतलब सारा खेल डीएल का है। उस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी, और डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा डीबी। फिर आप डीबी का मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करके टोटल फाइंड करोगे। तो बायोट सेवर्ट का एप्लीकेशन और बायोट सेवर्ट का सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको पूरे कंडक्टर का एक स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट डीएल आपको फाइंड करना होगा ना। अब मान लो ये कंडक्टर का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं एक्स वाई, और हम बोलते हैं ये डीएल है, ये डीएल पोर्शन है, एक छोटा सा टुकड़ा ये डीएल है। अब इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर जो होगा वो डीबी होगा। और फिर ऐसे ऐसे जितना ये एक टुकड़ा है वैसे वैसे बहुत सारे पीसेस हम बना सकते हैं, हजारों लाखों पीसेस बना सकते हैं। तो सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकलेगा। वो सबके लिए अभी नहीं फाइंड करना, एक के लिए फाइंड करना, और एक का फाइंड करके उसका इंटीग्रेट करना, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल का फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, ये डीएल है, डीएल से लाइन खींचते हैं ऐसा, जे डीएल से पॉइंट को ले लेते हैं यहां पर। अभी सपोज करो इसको आर ले लेते, आ रही बात समझ में, क्या ले लेते आर। आप उस डीएल को ऐसे समझ सकते कि ये डीएल है, जे स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, एक्स वाई एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल, और डीएल के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी। हमको तो फाइंड करना अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस है। बट अभी हम डायग्राम को जरा समझे बढ़िया से, यहाँ डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन में कुछ है नहीं, समझ में आएगा बिल्कुल। अब ये डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, आर का अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में? अच्छा ठीक है, ये डीएल और परपेंडिकुलर, देखो डीएल परपेंडिकुलर है आर के ऊपर में, ये आर है। अभी वेक्टर आर दे सकते हो, अभी चलो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है तो ऐसे, ठीक है। तो बाबू ये आर है, डीएल और आर। अब डीएल और आर के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी। अब बायोट सेवर्ट लॉ का क्या मतलब पढ़े थे आप ये पढ़े थे बायोट सेवर्ट लॉ का मतलब हम लोग ये क्या कर रहे थे, ये पोर्शन का ना, देखो ये छोटा सा पार्ट ले लो डीएल, ऐसे बोले यहां से डीएल, ये डीएल है। अब इस डीएल के लिए पेन देखे और दो, पेन दो। अब इस डीएल के लिए ये सेंटर है, यहां ये मान लो सेंटर है इस पॉइंट पर ऐसे, और इस डीएल, ये जो डीएल हमने पेन से किया इसमें डीएल, इस डीएल के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे डीबी, यहां इस डीएल के लिए। ये आर है, ये आर दिखाई दे रहा है ऐसे, ये देखो आर, ये आर है, ये डीएल और ये आर डिस्टेंस, और यहां मैग्नेटिक फील्ड है डीबी। इस डीएल के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ये ऐसे दिख रहा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डीएल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो आपको मालूम है, आपको क्या पता, आपको ये पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी का डायरेक्शन है वो किस ओर होता है, डीएल और आर के तरफ होता है, पढ़े थे ना कि डायरेक्शन ऑफ डीबी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल इनटू आर। यानी कि जो डीबी का डायरेक्शन है वो डेफिनेटली इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, यानी डीबी का डायरेक्शन आर पर परपेंडिकुलर होगा। अब बायोट सेवर्ट लॉ का न्यूमेरिकल बना रहे थे तो क्या समझे थे कि अगर एक एक्स एक्सिस है डीएल और वाई एक्सिस पर फाइंड करना है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, जेड एक्सिस पर, और आई कैप इंटू जे कैप क्या होता है, के कैप होता है। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहां डीएल पर परपेंडिकुलर आर, और फिर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डीबी। अब डीबी को परपेंडिकुलर कैसे दिखाएं, तो ये डायग्राम है 3D का और हम पढ़ रहे हैं 2D में। ये डायग्राम है 3 डायमेंशनल
और हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल। इस बात को ध्यान में रखना, पहली बात। तो जो डीबी का डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट पर ये होगा डीबी का डायरेक्शन। मतलब आपका कहना है कि सर ये जो डीबी है वो आर पर परपेंडिकुलर है। बिल्कुल, ये अगर आर है, ये आर जो वेक्टर है, इस आर वेक्टर पर डीबी परपेंडिकुलर है। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल यहां पर 90 है, बिल्कुल 90। ठीक है, तो डीएल पर परपेंडिकुलर आर और आर पर परपेंडिकुलर डीबी। अब ये 3D का बात है। आप बोलेंगे डीएल पर आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल। अगर ये डीएल है, अगर ये डीएल है मेरे हाथ में और ये आर है डिस्टेंस, बताओ। एक और पेन देना, देखो यहां पर ये डीएल दिखाई दे रहा। अब इस पर ये कहीं भी लाइन रखोगे तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, जाएगा ना। ये डीएल और इस डीएल पर ये परपेंडिकुलर आर और उस पर ये परपेंडिकुलर डीबी। डीएल देखो, डीएल और आर, ये डीएल है, डीएल से ये पॉइंट आर है और इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर, ऐसे 3D है। डीएल आर और ये डीबी ऐसे परपेंडिकुलर, यानी ये जो आर है ना, इस पर ये डीबी परपेंडिकुलर है। अब आपका मतलब ये नहीं कि हर जगह परपेंडिकुलर का मतलब एकदम ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिखाई देगा। इस आर पर ये डीबी जो है वो परपेंडिकुलर है। यानी हमसे कोई बोले कि इस आर और डीबी के बीच का एंगल क्या है, तो बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। आ रही बात समझ में? फिर से बता दें, डीएल पर परपेंडिकुलर आर, मतलब ये बात स्पष्ट है, यहां कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डीएल जो है वो परपेंडिकुलर है आर के ऊपर। आ रही बात समझ में? और जो डीबी है वो परपेंडिकुलर है आर के ऊपर, इस पॉइंट पर। ठीक है, मतलब यहां डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। आप बोलोगे सर डीएल और आर के बीच का एंगल 90 होगा। देखो बहुत लोग समझते हैं ना, अभी लिखना नहीं, अभी एक लाइन लिखते हैं। अगर हम ऐसा लिखे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं है, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अभी कोई लिखेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर किसके कारण? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल। ये जो स्मॉल एलिमेंट डीएल है उसके कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो हम यहां लिखने वाले ऐसे है कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। और हम बोलेंगे साइन 91 होता, और साइन 91 होगा तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब बोलोगे सर ये 90 किसके बीच का एंगल है? अरे भाई अभी बताएं, यहां बगल में लिखते हैं। अभी बोले हम, अभी ये बात बताएं, यहां लिखेंगे कि डीएल जो है परपेंडिकुलर है आर के ऊपर, इसलिए थीटा 90 डिग्री। मतलब आप ये मत समझना कि यहां पर हम ये वाला 90 लिखे या ये 90 नहीं लिखे। अगर ये 90 होगा और ये 90 भी नहीं लिखे तो फिर बोलोगे सर यही दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। ऐसा नहीं। देखो ये हाथ में डीएल हमारा है, ये डीएल यहां सर्कल का ऊपर भाग, देखो डीएल इस पूरे, अच्छा बताओ, ये सर्कल है, उसको अगर हम तोड़ते काटते तो एक पीस निकलता है, यहां पे एक टुकड़ा मिलता, उस टुकड़े को हाथ में से रख लिए ये, और यहां से बोले कि ये लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर है। भाई देखो ऐसे परपेंडिकुलर है। तो आप बताओ अगर ये पेन, ये मार्कर डीएल होगा और ये वाला आर होगा, तो डेफिनेटली इस डीएल और आर के बीच का यहां एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आ रहा बात समझ में? वो बाहर का एंगल है, उसको ये ट्रायंगल के अंदर का एंगल समझने का गलती नहीं करना। देखो डायग्राम है 3D का और 2D में हम लोग बना रहे हैं, तो कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ परंपराएं है यहाँ पे। देखो ये डीएल है
और ये डीएल का ये आर है और डीएल आर परपेंडिकुलर है और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है बात? तो हो गया आई डीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर साइन 91 यानी कि डीएल बाई। अभी देखो डायग्राम कंप्लीट है, वो डायग्राम अब बता रहे हैं तो फिर से बता दें बाबू, ये डीबी डीएल डीएल पर परपेंडिकुलर आर और आर पर परपेंडिकुलर डीबी, आर पर परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है बात? वैसे अगर और कोई डीएल ले ले तो फिर उस परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर में, जितना डीएल लेंगे उतना डीबी परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी तो बस इतना ही डायग्राम बना के छोड़ दिया, बस डेरिवेशन कर दिया, हो गया। लेकिन ऐसा काम नहीं चलने वाला, हम लोग को और बात करना। अब देखो ध्यान देना, यहां कोई एंगल बन रहा, मान लो थीटा, सपोज करो यहां एंगल थीटा बनता। अब हम चाहते हैं कि डीबी को ये परपेंडिकुलर है, अब यह दिखा सकते हैं बट दिखा नहीं रहे क्योंकि और भी कुछ बात करना है। अब इस डीबी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। आप वेक्टर में पढ़े थे, वेक्टर में क्या पढ़े थे आप वेक्टर में ये पढ़े थे कि जिसके साथ एंगल होगा कॉस का कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल नहीं होगा साइन का कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब देखो हम डीबी को क्या करते हैं ना कि रिजॉल्व करते, एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर डालते ये, और इसका दो पार्ट्स में ऐसे करते रिजोल्यूशन। ध्यान से समझना, थोड़ा बात डेंजरस है यहां पर। अब हम बोलते ये एंगल थीटा बन रहा तो ये एंगल भी थीटा बन रहा। अब बोलेंगे कैसे सर, थीटा कैसे बन रहा? तो हमारे पास उसके लिए दो तीन प्रोसेस है, दो तीन तर्क है, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात बता रहे हैं। ठीक है, एक तो है कि आप 90 माइनस थीटा बना के पूरा 360 में सॉल्व करो मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली आप फिर लेके आओगे कि इक्वल एंगल इक्वल है और 100% इक्वल है। डेरिवेशन में इस बात को हमको मेंशन करना। दूसरा बताते, ध्यान देना, दूसरा पॉइंट बताते समझना है। देखो ये आर का लाइन देखो, आर और ये एक्स, मतलब आर मतलब ये वाला लाइन देखोगे, एक्स मतलब ये वाला लाइन देखोगे। ये आर और एक्स दोनों जाकर के मिला, उसके बीच का एंगल क्या है? थीटा। क्या उसके बीच का एंगल है? अब समझना, ये जो डीबी है वो किस पर परपेंडिकुलर है? वो आर पर परपेंडिकुलर। वो किस पर परपेंडिकुलर है? आर पर। और ये जो हमने लाइन लिया है ये किस पर परपेंडिकुलर है? वो एक्स वाले लाइन पर परपेंडिकुलर है। किस पर है? एक्स वाले लाइन पर परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा बात? ये डीबी आर पर परपेंडिकुलर है और ये जो कंपोनेंट है वो किस पर परपेंडिकुलर है? एक्स पर परपेंडिकुलर है। और आर वाला लाइन और एक्स वाला लाइन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। जब दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, जब दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइन पर जितना परपेंडिकुलर डालेंगे सबके बीच का एंगल थीटा होगा। ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकली बात ये प्रूफ है 100%। देखिए बता रहे हैं, मतलब ये आर पर परपेंडिकुलर कौन है? डीबी। और एक्स पर परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है, और आर और एक्स दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो जितना भी परपेंडिकुलर डालेंगे सबके बीच का एंगल क्या होगा? मतलब ऐसे, ये एक्स है लाइन, ये आर है, ये थीटा एंगल है, ये आर है, ये एक्स है। आर बात समझ। अब अगर आप इस आर पर, आर वाले लाइन और एक्स दोनों मिल रहा है एक दूसरे से, अब ये दोनों पॉइंट जहां जहां मिलेगा, दोनों पॉइंट, मान लो ये दोनों पॉइंट को ऐसे बढ़ा देते हैं, मिलेगा, तो जहां जहां ये दोनों पॉइंट मिलेगा उस दोनों पॉइंट पर परपेंडिकुलर जब हम डालेंगे तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, यानी कि ये आर पर, फिर से बता दे, आर पर कौन परपेंडिकुलर है? डीबी। और ये परपेंडिकुलर किस पर है? एक्स पर। आर पर नहीं, क्या है? एक्स पर। और आर और एक्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो जितना परपेंडिकुलर लाइन करेंगे सबके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये डीबी जो है थीटा, तो ये बन गया डीबी कॉस थीटा और ये बन जाएगा डीबी साइन थीटा। आपको मालूम है जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस का कंपोनेंट और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो साइन का कंपोनेंट। अब अगर इसी तरह से यहां एक और हम डीएल ले ले, ऐसे एक और डीएल ले ले हम, और वो डीएल एक और डीएल ले ले और मिला दे इस लाइन को, बोलते ये आर है, फिर ये आर डीएल पर परपेंडिकुलर है, तो अगेन यहां एक डीबी होगा और फिर वो डीबी
परपेंडिकुलर होगा आर के ऊपर में, और फिर से वो थीटा बनाएगा। अगेन उस डीबी पर एक परपेंडिकुलर बात करेंगे तो उसके बीच का एंगल थीटा बनेगा, और ये होगा डीबी कॉस थीटा, और इसके लिए फिर एक कंपोनेंट होगा इसी डायरेक्शन में, और वो होगा क्या, वो होगा डीबी साइन थीटा। हमारी बात समझिए, इस तरह से जितना आप डीएल बनाएंगे उतना आपको डीबी रिजॉल्व होगा, और उतना डीबी साइन कॉस में रिजॉल्व होगा, और सबका जो कॉस का कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा, और जितना साइन का कंपोनेंट है वो सब एक डायरेक्शन में होते जाएगा, और हमको एक्सिस की तरफ निकालना है, इसलिए सारा डीबी साइन थीटा को ऐड करना होगा, सारा डीबी साइन थीटा को जोड़ना पड़ेगा। तो ये डीबी जो है ना वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, डीबी क्या हुआ, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व। ठीक है, एक बार फिर आप समझ ले, दोबारा एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या बता रहे, हमारा आज का टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा बताओ, अगर ये मेरा ये दाहिना हाथ अगर ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे, क्या फ्लो कर रहा है ऐसे, और थंब के तरफ करंट फ्लो कर रहा, किधर कर रहा, अब थंब के तरफ करंट फ्लो कर रहा, थंब के तरफ ऐसे, ये थंब के तरफ करंट फ्लो कर रहा, इधर मान लो इधर फ्लो कर रहा है ना। अच्छा बताओ, अगर ये थंब के तरफ करंट फ्लो कर रहा तो बताओ इस कॉइल का एक्सिस किधर होगा, बोलो तो किधर होगा एक्सिस, अरे एक्सिस किधर होगा, ये इधर होगा, नहीं होगा एक्सिस यहाँ पे, अरे भाई इसका एक्सिस यहाँ पे कहाँ होगा बताइए, ये सेंटर से पकड़े तो ये एक्सिस यहाँ है पी पॉइंट, पी नाम दे देना चाहिए, पी देंगे यहाँ पे, पी पॉइंट है, एक्सिस यही ना है। अब बताओ जो झापड़ वाला कॉन्सेप्ट है वहां से बताओ कि ये वाला में अगर ये करंट ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा ना ऐसे, तो हम अपना हाथ उधर रख देते, ऐसे रखते ना, तो करंट किधर जा रहा है बताओ, मेरे थंब की ओर। तो ये पॉइंट है लास्ट वाला, जहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर अपवार्ड होगा, झापड़ तो इधर लगने वाला, तो यहां पर परपेंडिकुलर, देखो यही डायग्राम देखो, करंट इधर फ्लो कर रहा, अब करंट सर इधर कर रहा, हाँ इधर ही कर रहा, देखिए ये डायग्राम, ये तो बोर्ड पे ना ऐसे बनाए हम, तो करंट जब इधर फ्लो कर रहा और ये एक्सिस है, तो यहां पर परपेंडिकुलर होगा अपवार्ड, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो यही डीबी है परपेंडिकुलर। और किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यहां से कोई आर है, क्या है ये, देखो ये आर है, ये आर है, ये फंस गया इसमें, देखो आर, तो इसको आर को फंसाते नहीं, फंसेगा इसमें, यहां देखो ये हो गया, जे हो गया आर, भाई देखो ये हो गया आर, ठीक है, तो ये कॉइल, ये एक्सिस, जे आर, डीएल पे आर परपेंडिकुलर, और फिर यहां अगर मेरा हाथ होता, यहां मेरा हाथ होता ऐसे, तो फिर परपेंडिकुलर यहां पे कैसे जाता, अपवार्ड, तो ये जो डीबी है यहां पे क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। तो देखो ये कॉइल, ये डीएल, ये एक्सिस, ये आर, और फिर ये करंट जा रहा, थंब के तरफ करंट जा रहा, तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो गया अपवार्ड, तो डीबी इस पे परपेंडिकुलर। अरे बात समझ में, क्या है डीबी उस पर परपेंडिकुलर, अरे तो डीएल पर परपेंडिकुलर कौन है, आर, और आर पर परपेंडिकुलर कौन है, डीबी। देखो हम क्या बोले, डायग्राम ही समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर और क्या बताएं हम, जे एंगल थीटा है, अगर ये एक परपेंडिकुलर डाल तो ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा, जिसके साथ एंगल हुआ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं हुआ साइन, तो बताओ कॉस का कंपोनेंट किधर गया, एक्सिस पर परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और साइन का कंपोनेंट किधर गया जी बताइए, साइन का कंपोनेंट गया अलोंग द एक्सिस, क्या गया, अलोंग द एक्सिस। ये बात समझ में आ रहा, साइन का कंपोनेंट कहां गया है, अलोंग द एक्सिस गया। तो हम यहां ना लिखने के बाद हम थोड़ा सा ये बात करते, देखो कि
डी मैग्नेटिक फील्ड डीबी, यहाँ पी पॉइंट दे दो भाई, मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अच्छा ये वाला जो बनाया ना ये डीएल के लिए, ये डीएल के लिए, फिर ये डीबी, फिर ये कॉस, फिर ये साइन, ऐसे एक भी बनाते तो चलता, लेकिन चलिए दो ले लिए। मैग्नेटिक फील्ड डीबी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है वो दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। आ रहा बात समझ में? पहला कौन किया बताइए? डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, विच इज जो क्या है, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एंड वो बोलेंगे कैंसल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेगा बताइए? वो एक दूसरे को कैंसल करेगा। मतलब जो डीबी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है एक्सिस पर, और वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और जो डीबी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो सारा एक्सिस के तरफ है। हमको कहां निकालना मैग्नेटिक फील्ड? अलोंग द एक्सिस। कहां निकालना है? तो दूसरा कंपोनेंट इसका लिखते हैं बी नंबर में, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ, along the axis of a circular coil, along the axis of a circular coil। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे की कहानी करते हैं इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड along the axis का बात करते हैं, क्या करते हैं? along the axis का बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझना जरा सा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a सर्कुलर कॉइल। देखो क्या होगा along the axis। अब बोलेंगे ना कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डीबी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी डीबी साइन थीटा का कंपोनेंट है सबको जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए, टोटल सम करिए। दो डीएल के लिए दो डीबी साइन थीटा मिला, 1,00,000 डीएल होता तो 1,00,000 डीएल साइन डीबी साइन थीटा मिलता उधर पे। सबको ऐड करते जाते हैं, ऐड करते, क्यों? क्योंकि अलोंग द एक्सिस ही फाइंड करना। कहां फाइंड करना है? अलोंग द एक्सिस ही फाइंड करना। आ रहा बात समझ में? तो देखो क्या होगा, अब B इज इक्वल टू, इस जोड़ने को क्या बोलते हैं? समेशन को क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट समेशन को क्या बोलते हैं? ये समेशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वो सिग्मा का साइन ही वो आपका क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो समेशन डीबी साइन थीटा का मतलब है इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा, है ना? इंटीग्रेट करना, सबको ऐड करना, सबको ऐड करने को इंटीग्रेशन, और छोटे छोटे टुकड़ों में बात करने को डिफरेंशिएशन। समझ गया बात को? तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में था डिफरेंशिएशन, अब सबको ऐड करके इकट्ठा करके निकालेंगे तो इंटीग्रेशन। यही तो है इंटीग्रेशन। अब ये डीबी का वैल्यू रख दो वहां पे, क्या क्या है डीबी का वैल्यू बताओ? डीबी का वैल्यू कितना है? ये भी था ना, μ0/4 और क्या था, आई डीएल साइन थीटा बाई, नहीं साइन 1 हो गया था ना, आई डीएल बाई आर स्क्वायर। अच्छा आर का तो वैल्यू पता है, √√x²r²। अच्छा रख लेंगे अभी ऐसे। बोलो बाहर क्या आएगा कॉमन? इसमें से कॉमन क्या आने वाला? μ0/4 और क्या आएगा? नहीं, आप लोग बोले कि साइन थीटा का वैल्यू रख देना। कैसे? वहां तो साइन 91 हो गया था, अरे यहां वाला साइन को कहां भगाएंगे? अरे आप कंफ्यूज कर दिए, साइन थीटा यहां होगा। अरे ये साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, इसका साइन थीटा है ये, और डीबी का वैल्यू आप रखे μ0/4 आई डीएल बाई r², और ये साइन थीटा, डीबी साइन थीटा का साइन थीटा यहां रहेगा ना? ठीक है, समझ में आ रहा बात ना? हाँ, अब बाहर क्या जाएगा बताओ? क्या बाहर आएगा बताओ? थोड़ा इधर जगह लेते और बताओ क्या बाहर आएगा। डायग्राम सामने अभी है, बोलो क्या बाहर आने वाला?
बोलो बोलो क्या आने वाला, क्या क्या बाहर ले ले यहां से, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i/r², और क्या बाहर ले, क्या, नहीं बताओगे कुछ ना, बताओ, dl बाहर ले ले कि साइन थीटा बाहर ले ले, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं साइन कैसे इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है ना, बट डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा नहीं होता, साइन थीटा का इंटीग्रेशन तभी होगा जब उसके साथ डी थीटा होगा, क्या होगा, अब बहुत कोई गलती करता कि साइन का माइनस कॉस ले ले, नहीं, वो डिफरेंशिएशन का टर्म उसके साथ नहीं है, साइन थीटा के साथ डी थीटा नहीं है, साइन एक्स होगा तो डी एक्स होना चाहिए, साइन वाई है तो डी वाई होना चाहिए, वो साइन थीटा के साथ डी थीटा नहीं है, इसलिए साइन थीटा बाहर आ जाएगा, वहां पे यहाँ पे साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा डीएल, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, समझ में आ रहा बात, तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना कि साइन का कॉस माइनस कॉस लगा देना, वो बाहर आ जाएगा, डीएल बच के बताओ अब, म्यू नॉट बाई 4 पाई i/r² साइन थीटा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, और एल का मतलब लेंथ, किसका लेंथ, किसका लेंथ, पूरे सर्कुलर कॉइल का लेंथ, किसका लेंथ, पूरे सर्कुलर कॉइल का लेंथ, पूरे सर्कुलर कॉइल का लेंथ क्या होगा, 2 पाई r, बहुत बढ़िया, कौन सा आर होगा, बड़ा आर होगा सर, बड़ा आर लिए तो बड़ा आर होगा, रेडियस लिए ये ना, थोड़ा स्टार्ट में कंसीडर कर लेना, हम नहीं किए थे, कर लेना, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, सेंटर ओ, है ना, पी बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, ये सब थोड़ा सा लिख लेना ऊपर में, ठीक है, देखो अब यहाँ एक साथ करते, बी इज इक्वल टू क्या हो गया बोलना, म्यू नॉट बाई 4 पाई i, देखो ऐसे लिखते बढ़िया से, 2 पाई i/r ऊपर में 2 पाई i/r बाई r² इंटू साइन थीटा, अब बताओ भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना ले, कितना ले साइन थीटा का वैल्यू, देखो यहां आ रहे हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i/r, कैपिटल आर है ऊपर में, बाई स्मॉल आर इंटू, देखो ये थीटा से आप साइन थीटा का वैल्यू निकालो, या तो ये सामने वाले ट्रायंगल में या ये ट्रायंगल में, साइन थीटा पी बाई एच, इसके सामने परपेंडिकुलर है कैपिटल आर और एच कौन है, स्मॉल आर, तो साइन थीटा का मतलब हो गया आर बाई आर, ब्रैकेट में लिख लो कि साइन थीटा बराबर क्या निकला आपका, आर बाई आर, समझ में आ रहा बात, तो ब्रैकेट में लिख लो साइन थीटा बराबर आर बाई आर, तो बोलो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली, बी का वैल्यू क्या होगा फाइनली, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i/r², और बाई क्या हो गया आर, बाई क्या हो गया आर क्यू, फाइनल आंसर भी नहीं, अभी और भी बात है, देखो कैसे, अब इसके बाद यहाँ आते जगह थोड़ा सा मिल जाएगा, यहाँ ये डायग्राम तो बन समझ में आ गया है, थोड़ा सा इधर साफ करें ऐसे, ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से थोड़ा जगह बनाते हम लोग, थोड़ा सा जगह बनाते हो जाएगा, देखो देखो भाई थीटा रहने दो पी पॉइंट में, देखो अभी समझना है क्या हो गया, तो बी इज इक्वल टू निकल गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i/r² बाई, बोलो स्मॉल आर का वैल्यू कितना था, कितना था स्मॉल आर का वैल्यू, क्या, अंडर रूट x² क्या, x² प्लस r² का पावर 3, तो अब बोलो b बराबर क्या आ रहा आंसर, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i/r² बाई x² प्लस r² का पावर 3/2, गजब, ये डेरिवेशन, हमारी बात समझो, मतलब एट लिस्ट यहां तक जाना ही है, एट लिस्ट कम से कम, अभी इसमें और भी स्पेशल केस वगैरह हम करेंगे, वो अलग बात है, कम से कम आपको इतना जाना, अगर कोई बोल दे कि कॉइल है जो एन टर्न, अगर ये कॉइल में एन टर्म है, 500 टर्न है, 1000 टर्न है, तो फिर एक टर्न का बात हुआ, एन से अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन, कहीं भी एन को एंट्री करवा दो, आगे पीछे से मतलब नहीं, r² बाई x² प्लस r² का पावर 3/2, ठीक है, पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन में काफी ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछा जाता था, आजकल कुछ सालों से डेरिवेशन कम आ रहा है, फिर भी ऐसा
गाइडलाइन है कि भाई डेरिवेशन आना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना, और आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए करना बहुत जरूरी है, समझिए बात को, है ना। तो पूछा जाता है, अभी इस पर करते हैं स्पेशल केस, और हम लोग लिखे, नोट करिए। देखो ध्यान दीजिए ना, तो बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू फॉर्मूला मिला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3। अब एक बात समझ, बातचीत नहीं करो, यहां देखो, ये n का मल्टीप्लाई हम तभी करेंगे जब कॉइल में n टर्न्स दिया हो। मान लो एक क्वेश्चन है, कॉइल हैज 500 टर्न्स, तो भाई 500 से मल्टीप्लाई करिए, है ना। बताना, अगर हम ऐसा बोले स्पेशल केस का बात करें, और एक बड़ा फेमस स्पेशल केस करें कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, बताओ तो कॉइल के सेंटर पर क्या होगा, कॉइल के सेंटर पर x का वैल्यू क्या होगा, 0। कॉइल के सेंटर में x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो कॉइल के सेंटर पर x का वैल्यू 0 होगा। बताओ तो क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल का क्या मिलेगा, बताइए, बोलिए यहां से, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई, अगर n रखना तो रखिए, नहीं रखना मत रखिए, आर स्क्वायर बाई ये x0 क्यों हुआ, सेंटर पर, समझ रहे हैं ना, कॉइल है, कॉइल का सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो फिर ये डिस्टेंस पूरा तो x था, वो 0 है ना, तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 कट गया, आर का पावर 3 बच गया, तो बी इज इक्वल टू बच गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई आर, नहीं आर आर कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब, और बाई हो गया, समझ गया बात को। इसको सिंपल करके ऐसे लिख सकते हैं, अगर पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से 2 काट दो, तो म्यू नॉट बाई क्या हो गया बताओ, म्यू नॉट बाई 2, और आ गया पाई आई बाई आर, आ रही बात समझ में। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आई बाई आर, क्या बच गया, आई बाई आर, और अगर नंबर ऑफ टर्न एन लेके चलोगे तो एन रहेगा, और एन लेके नहीं चलोगे तो एन नहीं रहेगा। लेकिन ना यही यूज करना, इससे क्या फायदा होगा, ये पूरा का वैल्यू 10 का पावर -7 रख लेंगे, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, ये समझ रहे हो सेंटर ऑफ कॉइल का मतलब क्या हुआ, कैसे, ये सेंटर ऑफ कॉइल का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कॉइल का मतलब देखो क्या हुआ, देख लो। मान लीजिए आपसे इतना पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, आपसे बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, नहीं दिखाई दे रहा ऊपर में इतना, कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मान लो आपसे ये 2 मार्क्स में पूछ दिया, 2 नंबर में पूछ दिया, 2 मार्क्स। अब बताओ आप क्या करोगे 2 नंबर के लिए, मात्र 2 नंबर, 2 मार्क्स में आपसे बोला, बात नहीं करिए, समझिए, इधर बता रहे, आपसे पूछ दिया कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आप आंसर तो ये वाला होगा, तो क्या करें हम, क्या हम पूरा फिर एक्सिस का निकालें, निकालने के बाद स्पेशल केस करें, फिर निकालने के बाद स्पेशल केस करेंगे तो इतना आएगा, तो सर 2 नंबर के लिए तो बहुत ज्यादा ही कुछ जाती हो जाएगी, इतना तो लिखना सही नहीं है, बात सही है, उतना नहीं लिखना। अगर हमसे सिर्फ सेंटर का पूछा जाए तो देखिए क्या करना, वो इतना कुछ कहानी नहीं बताना, देखिए क्या करना उसको, सिंपल देखिए, जे एक सर्कुलर कॉइल ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए इसका,
सेंटर से रेडियस आर लिए थे कैपिटल, तो आर लेना क्योंकि डेरिवेशन सेम मैच अभी करना चाहिए हम लोग। ये ओ, मान लो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, चलो ये ले लो डीएल, ये डीएल एक्स वाई स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, डीएल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा, यहां निकालना यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड, देख लीजिए कैसा होगा। अगर करंट इधर फ्लो कर रहा, करंट इधर फ्लो कर रहा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर, नहीं ऐसे आ रहा, अच्छा इधर देखना बताओ, ये बाहर की ओर आ रहा, ठीक है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या आउटवर्ड कुछ भी होगा, ये डायरेक्शन देख लेना। आपको अगर दिखाना है कि करंट कहां से जा रहा तो ऐसे लाइन दे दीजिए, मान लीजिए हम चलिए क्लॉकवाइज फ्लो करवाते, इधर से करंट जा रहा है ऐसे, इधर से आ रहा है, जे ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, आ रहा बात समझ में। अब ऐसे करंट जा रहा है थंब के तरफ, अगर करंट जा रहा है इस पॉइंट से, मान लो इधर से जा रहा है तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया, तो आप यहाँ चाहो तो क्रॉस का साइन दे सकते हो, तो भाई इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो परपेंडिकुलरली साइन हम दे दिए, और नहीं दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ पर ये सर्कुलर कॉइल हमारा, मतलब ये ऐसा क्यों बताएं, अरे कहीं बैटरी लगा होगा तब तो करंट फ्लो करेगा, बिना बैटरी का करंट कहां से जाएगा, कुछ तो होगा कनेक्शन तभी ना करंट फ्लो करे। यहां भी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी तो कहीं से कनेक्शन किए, ऐसे सर्कल में करंट अपने आप कहां से चलाएगा, ठीक है ना, ये बात तो समझने का। अब यहां से बोलो क्या करते हैं, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, ये लॉ क्या बता रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और क्या करेंगे ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, ये डीएल के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई यहां पर, तो डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल, और क्लियरली आपको एंगल कितने का दिखाई दे रहा, 90 का दिखाई दे रहा है, साइन 90 का दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, यानी क्लियर मैसेज है। अच्छा आर कैपिटल है तो आर कैपिटल लेना, आर कैपिटल लेना, ध्यान रखना, क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा कि सर डीएल परपेंडिकुलर क्या है आर पर, थीटा 91, तो बताओ डीबी का क्या मिल गया फॉर्मूला, डीबी का मिल गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई क्या हो गया आर स्क्वायर, इसको कोई इक्वेशन कर लेते ना। अब इस पूरे कॉइल के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एक ही तरीका है कि सर आप इंटीग्रेट कर दो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकालना, इंटीग्रेट करो डीबी और उसके अंदर का इंटीग्रेशन कर लो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो गया आई डीएल बाई, अब डीबी का बी निकल गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन डीएल, बताइए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर डीएल का एल, एल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई, एक आर से आर कैंसल, आर ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, देखिए आ गया है ना। बोले सर एन था, अरे कॉइल में एन टर्न माने थे इसलिए, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, कॉइल हैज एन टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2n पाई आई बाई आर, ये निकल गया सेंटर। तो बाबू जब 2 मार्क्स का पूछा जाए, सेंटर पे पूछा जाए, तो ये गलती नहीं करना है कि पूरा एक्सिस का इतना लंबा चौड़ा कहानी करें हम और तब हम एक्सिस पर दिखाएं और बताएं कि इतना आता, बिल्कुल नहीं, सेंटर पे निकालना, डायरेक्ट डायग्राम बना के। डीएल कॉन्सेप्ट क्या है, बायट सेवर्ट लॉ का मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन तो खत्म हो रहा है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा खासा है, यानी कि क्लास लगेगा। तो अभी क्या बोले इस पे, कॉन्सेप्ट यही है कि डीएल का एल निकालना, डीएल निकालना, डीएल के लिए डीबी निकालना और डीबी का इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल, लिखिए इतना, नोट करिए इसको, लिखिए। तो सेंटर पर फाइंड हो गया। अब इसमें मान लो अगर कोई ऐसा बोलता ना कभी कि एरिया दिया हुआ था, एरिया, अगर सर्कल का एरिया दे तो यहां देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना,
अगर रेडियस नहीं बोल के पाई आर स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो इसके बदले एरिया लिख सकते हैं। तो ऐसा करके और भी केस बन सकता है। तो मान लो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए, ये पाई को हटा ले 2 एन आई ए हो जाएगा, मतलब ये पाई और आर स्क्वायर ये मिलके पूरा एरिया बन जाएगा। ये इस केस में, इस केस ये तो स्पेशल केस था ना। यहां देखो, यहां देखो, अगर मान लो पाई आर स्क्वायर एक साथ ले लें तो हो सकता है ना म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एन आई ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। स्पेशल केस का 2 नंबर में आप कर सकते हो, यानी मेंशन कर ले एरिया जो है वो किसके बराबर हो गया, बोलो पाई आर स्क्वायर। अरे बात समझ में इस तरह। तो ऐसा भी एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला तो मिल गया, मेन फॉर्मूला ये है और सेंटर का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब बाकी स्पेशल केस करके आप और भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब जरा इसका डायरेक्शन फाइंड करने का रूल पता कर ले तो फिर आने वाले क्लास में न्यूमेरिकल्स इसे बहुत अच्छा बनाया जाएगा। तो बताओ आप में से कोई भी कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, बताइए। हाँ, ये थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। बोलो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू circular current carrying loop is determined by, कैसे होगा डिटरमाइन, बताओ क्या। नहीं, फ्लेमिंग साहब यहां नहीं आने वाला अभी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स का केस आएगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड का केस चल रहा, और आपको मेन रूल ज्यादा इधर उधर का रूल नहीं समझना, 1-2 रूल में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। अब बोलेंगे सर ये राइट हैंड थंब रूल कहां से आ गया सर, राइट हैंड थंब रूल कहां से आ गया। राइट हैंड थंब रूल तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए था ना, कहां गया डंटा वाला, देखो सर ये राइट हैंड थंब रूल तो इस कंडक्टर के लिए था। किस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा थंब के डायरेक्शन में, तो कर्ल ऑफ फिंगर का मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। फिर आप बोलते सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का राइट हैंड थंब रूल, मतलब इसके लिए राइट हैंड थंब रूल कैसे निकलेगा, इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल उल्टा होगा इसका, देखो कैसे, समझ लो। अब कैसे होगा, ऐसा होगा कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल को अपने हाथ, दाहिने हाथ से पकड़े, और अभी क्या था कि थंब के तरफ करंट फ्लो करता था, स्ट्रेट कंडक्टर देखना, स्ट्रेट कंडक्टर थंब के साइड में करंट फ्लो करेगा, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा ना, समझ में आ रहा बात। अब इसका उल्टा, अगर कर्ल ऑफ फिंगर के तरफ करंट फ्लो करेगा, अगर कर्ल ऑफ फिंगर के डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। कर्ल ऑफ फिंगर के डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल सच दैट, सुनना बात यहां समझना, इफ वी होल्ड a current carrying circular coil such that the current flows in the direction of curl of finger, मान लो ये हाथ में ऐसे है, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो सामने इसमें करंट ऐसे इधर से फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन में करंट ऐसे इसमें कर रहा है ना। अब इसमें तो ऐसे फ्लो करवाएंगे, मतलब ऐसे दिख रहा है, या तो इस डायरेक्शन में जाकर, आप समझो ऐसे प्रैक्टिकली में
कि मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस ये कौन सा डायरेक्शन बताओ, ये एंटी क्लॉक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का किधर का डायरेक्शन क्या होगा, थंब की तरफ, किधर होगा, थंब। ठीक है। अब मान लो ये कॉइल है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्कुलर कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस सर्कुलर कॉइल में इधर से करंट फ्लो कर रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आ रहा बात समझ में? अगर ये में करंट का फ्लो हो रहा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ रहा बात? मतलब ये देखिए, ये करंट का फ्लो कर लो फिंगर के तरफ है तो थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर ये कर लो फिंगर तरफ करंट है तो थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ये इस कॉइल में अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अगर इधर से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है बात? मतलब हमको ना ये लिखने नहीं आने वाला है कि राइट थंब रूल तो आ गया 2-3 नंबर का एग्जाम में, ऐसा कुछ आने वाला नहीं। हमको क्या करना ना, न्यूमेरिकल्स बनाते समय एकदम पक्का डायरेक्शन पकड़ में आ जाना चाहिए कि यही डायरेक्शन है इसका। इसके लिए जो रूल अच्छा है वही रूल अप्लाई करना है, गलत नहीं होना चाहिए डायरेक्शन। हम जो लास्ट क्लास में जो आपको ट्रिक बताए थे, सर्कुलर करंट का सारा डायरेक्शन मिल रहा था ना, मिल रहा था डायरेक्शन। वैसे हमको समझना है कि डायरेक्शन गलत नहीं हो, हम एग्जैक्ट डायरेक्शन पकड़ ले, यही है इसका डायरेक्शन। आज लिख देते हैं, इसी से कहानी शुरू होगा अगले क्लास। आज नोट्स यहां कर लेते, लिखिए राइट हैंड थंब रूल, लिखिए, नोट करिए यहां से, फिर से राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये है सर्कुलर कॉइल के लिए। इफ वी होल्ड ए सर्कुलर current carrying conductor such that electric current flows in the direction of electric current flows in the direction of curl of finger, then the direction of extended thumb will give the direction of magnetic field। मतलब ये सर्कुलर कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा ना, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे, ये ऐसे दिखा रहे। तो हमको कोई बोल दे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हम बोले ये हो। हाँ भाई, ये वाला ऐसे है, उसको कैसे दिखाया जाए बोर्ड पे? बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे उसको? बोर्ड में ये एरो का साइन ऐसे, मतलब ऐसे आ रहा है ना, समझ गया बात? ठीक है। देखो ये इसका रेडियस किधर से ज्यादा बताओ, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं पकड़ने का, टेंशन बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेडियस ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या ज्यादा है, तो आप समझो या तो ये ऐसे रहा तो ऐसे आ रहा, बोलते ऐसे बोलते थे। देखो दूसरा बगल में यहाँ नीचे बना रहे, देखो ये और हम बोलते इधर से करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसका ये भी रेडियस हॉरिजॉन्टल ज्यादा है ना, तो आप जिसका ये हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा रेडियस ना, तो आप समझ लो अगर ये एरो का साइन इधर है तो ऐसे आ रहा, और ऐसे तो ये ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। अगर वर्टिकल है, वर्टिकल ऐसे, ये बोलते यहां बनाते ऊपर। अगर वर्टिकल रेडियस ज्यादा, मान लो बोल देते देखो ये ऐसे है, ये वाला है और ऐसे आ रहा, फिर बोल दे ये वाला ऐसे इधर से जा रहा है, तो अब देखना
अब ये इसका वर्टिकल रेडियस ज्यादा है ना, अरे वर्टिकल है ना, मतलब करंट ऐसे आ रहा भाई, ये ऐसे आ रहा, समझ में आ रहा बात ना, वर्टिकल रेडियस है ना बड़ा, इधर से आ रहा है इसे, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, इधर इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड इसका, यहां पे देखो उधर जा रहा ना, उधर जा रहा, उधर ना, वर्टिकल है ना, तो कैसे जा रहा है इसमें ऐसे ही जा रहा, ऐसे जा रहा, समझ रहे बात, तो ये देखो ये वाला यहां, इसमें ऐसे आ रहा करंट, ऐसे इसमें ऐसे जा रहा है ऐसे, अब देखो ये वाला ऐसे, मतलब ये ऐसे, ये डायग्राम ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा, यहां में ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा, ये ऐसे समझ लो भाई, इसको हॉरिजॉन्टल ज्यादा ऐसे समझो, ये एंटी क्लॉक ऐसे आ रहा, ये इसमें क्लॉक ऐसे जा रहा, इसको वर्टिकल समझो, क्या हो रहा है इधर से, जे ऐसे आ रहा है, इसे समझ में आ रहा बात, जे वाला समझो, इसे क्या है, जे ऐसे जा रहा, तो इसका इधर ही आएगा, अब डायग्राम कोलाइड कर जाएगा, देखो यहाँ पे, ये देखो, अरे ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गया बात, है ना, बहुत गजबे टाइप का बात हो गया, कैसे कैसे, देखो यहाँ पे, अब ये सेंटर हो है, तो क्या हो गया यहाँ पे बताओ, ये इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ये ऐसे नहीं, गड़बड़ गड़बड़, ऐसे ये वाला, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे इधर हो, समझ में आ रहा बात ना, क्लियर है, इधर जाएगा इसे, और यहां पर किधर जा रहा बताओ इसे, ठीक है, नहीं समझ रहे बात को, कैसे जा रहा है इसमें, इधर से आ रहा ना, अब बाद में अगले क्लास करेंगे, है ना, लिख लो इसको, नेक्स्ट क्लास का बात किया जाएगा, कहीं गलती ना हो जाए ध्यान देना, ठीक है, चलो इसको लिख लो, बहुत अच्छा, देखो इस पे न्यूमेरिकल सम को करना, इस बात का ध्यान देना, पूरा थ्योरी पढ़ के आना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टेस्ट पेपर अगले क्लास में कुछ टेस्ट का लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, कुछ कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको देने वाले एमसीक्यू, ठीक है, हाँ थर्सडे को, मतलब कम से कम 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो आपको सॉल्व करके बताना होगा, ऐसे आश्चर्य मत करिए, एग्जाम देना है ना सबको, अब इस चलते क्लास भी मत एब्सेंट कीजिएगा, है ना, ऐसा क्या बोल दिए हम, है ना, चलो ठीक है।